गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मुद्रास्फीति के या मुद्रास्फीति से क्या परिणाम होते हैं या उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों के अंतर्गत या पिछली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत, जिसमें फिलिप्स वक्र जो कि आपका अल्पकाल में फिलिप्स वक्र और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के बारे में चर्चा की थी। अब इन फिलिप्स वक्रों के होने के बाद या मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत होने के बाद इस मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जो चीज होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट आते हैं। उसी को आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति के परिणाम या आर्थिक प्रभाव। मुद्रा स्फीति के परिणाम, मुद्रा स्फीति के परिणाम या ऑब्लिक कर लीजिए आर्थिक प्रभाव। इसके अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आपको सारणी बनवा दी थी, इंडेक्स बनवा दिया था परिणामों का। उन सभी परिणामों को आज विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सबसे पहला या परिणाम करने से पहले या पॉइंट्स करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ते हैं, बड़े रूप में, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है वो मुद्रास्फीति व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। ये किसी एक व्यक्ति से इस पर इसका फर्क नहीं पड़ता है, इसका तो फर्क जो पड़ता है पूरे राष्ट्र पर या पूरे देश पर पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति जो है इसके अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो आप उत्पादन ले लो, उपभोग ले लो, बचत ले लो, निवेश ले लो, आय के वितरण ले लो, विदेशी व्यापार ले लो, मुद्रा की विनिमय दर, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन सभी को ये प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं तो हल्की जो मुद्रास्फीति होती है, जो थोड़ी मात्रा में अगर कोई चीज होती है तो वो मुद्रास्फीति उत्पादन बढ़ाने के लिए टॉनिक मानी गई है। टॉनिक का मतलब होता है दवा मानी गई है। जैसे हल्की फुल्की अगर कोई फीवर हो जाता है तो वो दवा के द्वारा ठीक हो जाता है, वापस व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। या अपन बात करते हैं उत्पादन क्षेत्र की, तो थोड़ी मोटी अगर कीमतें बढ़ती है तो वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए या निवेशकर्ता के लिए, पूंजीपति के लिए, उद्योगपति के लिए वो एक टॉनिक के रूप में मानी गई है। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती है तो जो उत्पादनकर्ता व्यक्ति होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, उनको लाभ मिलता है, लाभ ज़्यादा मिलता है। और जब उन्हें लाभ की संभावना ज़्यादा लगती है तो और वो ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखिए हल्की मुद्रास्फीति। हल्की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने में टॉनिक मानी गई है। इसलिए अगर हल्की मुद्रास्फीति होती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक नहीं सकारात्मक रिजल्ट देती है, सकारात्मक परिणाम देती है, सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। तो हल्की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने में टॉनिक का काम करती है या जो है टॉनिक मानी गई है। तीव्र मुद्रास्फीति, तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति या अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति की बात करते हैं, जो कि अपने तीव्रता के आधार पर की थी। उस मुद्रास्फीति का तो कोई भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन मंद गति से और धीमी गति से जो है कोई मुद्रास्फीति चलती है तो वो उत्पादन के लिए लाभकारी मानी गई है, न कि हानिकारक।
क्यों? क्योंकि जो उत्पादनकर्ता होता है, जो व्यापारी होता है, वो लाभ के उद्देश्य से ही काम करता है। और जब थोड़ी थोड़ी कीमतें अगर बढ़ती है तो वो उस व्यापारी के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, निवेशकर्ता के लिए वो लाभकारी या सकल जो है सकारात्मक मानी जाती है। तो इससे उद्यमकर्ता व व्यापारियों को प्रेरणा मिलती है, वो ज़्यादा जो है निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उत्पादन क्रियाओं को लाभ पहुंचता है। आर्थिक क्रियाएं जो होती है जिससे धन अर्जित किया जाता है, अगर उससे लाभ की संभावनाएं बढ़ती है तो और ज़्यादा उत्पादन करने को लोग जो है प्रोत्साहित होते हैं। अतः साधारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत सालाना 3%, 4% या 5%, 3% से लेके 5% तक की अगर सालाना, इसको अपन वार्षिक बोलते हैं, इस दर से अगर कोई मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो साधारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत आती है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सामान्य बोल सकते हैं या साधारण बोल सकते हैं। साधारण या सामान्य मुद्रास्फीति 3% से लेके 5% तक अगर वार्षिक दर से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तो वो वृद्धि उत्पादनकर्ता के लिए या निवेशकर्ता के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। इससे कृषिगत उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन दोनों को ही प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन मंद गति की मुद्रास्फीति की जो दर है उसके लिए कोई सुनिश्चित रेखा खींचना कठिन होता है कि हम उसकी सुनिश्चित रेखा कैसे खींच सकते हैं। ये सिर्फ अनुमान के आधार पर आप 3% से 5% जो होता है वो आपका ठीक रहता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है तो वो एक खतरनाक या थोड़ी सी नुकसानदेही अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होने लग जाती है। एक सुनिश्चित रेखा की अगर अपन बात करते हैं तो एक फिक्स रेशो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि कितनी प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर जो है वो सही मानी जाती है अर्थव्यवस्था में या उत्पादन बढ़ाने के लिए। सेकंड है आपका उपभोग व जीवन स्तर पर प्रभाव। उपभोग व जीवन स्तर पर प्रभाव। जीवन स्तर पर प्रभाव कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बनी रहती है तो उपभोग पर और जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति की दशाओं के निरंतर चलते रहने से अगर कंटिन्यू मुद्रास्फीति की स्थिति रहती है तो जो स्थिर आमदनी वाले लोग हैं, जो कि नौकरी पेशा लोग होते हैं, उन नौकरी पेशा लोग जिसमें श्रमिक आ गए, कर्मचारी आ गए, वेतनभोगी व्यक्ति आ गए, उन सभी व्यक्तियों की स्थिर आय होने के कारण उनकी वास्तविक क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाती है, जिसके से उनके जीवन स्तर पर और उपभोग पर काफी फर्क पड़ता है। जो वस्तुएं पहले कम कीमत पर आ रही थी वही वस्तुएं अब ज्यादा कीमत पर आ रही है तो वो उन वस्तुओं का उपभोग कम करते हैं और जब उपभोग कम करेंगे तो उसका जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो है इससे कई बार समाज में सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति को सारी चीजों की सुविधाएं जो होती है वो सुविधाएं उसे पूरी प्राप्त नहीं हो पाती है। स्थिर आमदनी होने के कारण वो बढ़ती हुई महंगाई से लड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार इससे राजनीतिक जो है वो परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं और कई बार जो है बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो उपभोग और जीवन स्तर का प्रभाव इसके अंतर्गत नकारात्मक प्रभावों में आएगा कि इससे उपभोग और जीवन स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव या ऋणदाता और ऋणी पर प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, ऋणदाता व ऋणी पर प्रभाव कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो ऋणदाता जो ऋण देने वाला है और ऋण जो ऋण लेने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत बात करते हैं मुद्रास्फीति की जब स्थिति होती है, कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है तो जो ऋणदाता है वो तो रहता है नुकसान में और जो ऋणी है जो कि ऋण लेने वाला होता है वो रहता है फायदे में। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। दो व्यक्ति दिए हैं अपने यहाँ पर x और y।
ये एक्स व्यक्ति है और ये वाई व्यक्ति है। ये है आपका ऋणदाता इसने, और ये है आपका ऋणी जिसने ऋण लिया है, और एक्स है आपका ऋणदाता जिसने ऋण दिया है। इसने इसको कितना ऋण दिया है? 100 रुपए का ऋण दिया है इसको, ठीक है। और ब्याज की दर कितनी है? 12%। 12% सालाना ब्याज की दर है। इसी अवधि में, इस साल में वस्तु की कीमतें कितने प्रतिशत बढ़ गई? 20% मुद्रास्फीति बढ़ गई। 20% मुद्रास्फीति बढ़ी। साल के अंत में वाई व्यक्ति इसको कितने रुपए देगा? 112 रुपए देगा। तो जो वस्तुएं 100 रुपए में आ रही थी, अब वही साल के एंड में कितने रुपए में आएगी? 120 रुपए में आएगी। 120 रुपए में आएगी। इस प्रकार से प्राप्त कितने हुए? 112 रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि उन्हीं वस्तुओं की कीमत अब 120 हो गई है। इस प्रकार उसको 8% का नुकसान होता है। यह आपको उदाहरण के द्वारा समझ में आ गया होगा कि 100 रुपए ऋणदाता ने वाई को दिए, उस समय 100 रुपए में वो वस्तुएं आ रही थी और ब्याज है 12% सालाना। साल के लास्ट में उसने 112 रुपए दिए और मुद्रास्फीति 20% बढ़ गई उस साल के अंत तक करते करते करते। तो जो वस्तुएं 100 रुपए की आ रही थी, अब वही वस्तु कितने रुपए की आएगी? 120 रुपए की आएगी, और उसे 112 रुपए प्राप्त हुए, तो भी उसे 8% का नुकसान रहता है। इस प्रकार जो है आपका मुद्रास्फीति में ऋणदाता को नुकसान और ऋणी को फायदा रहता है। और इसे क्या होगा? यही कारण है कि मुद्रास्फीति की अवधि में जो लोग हैं वो व्यापार में लोग उधार देना कम कर देते हैं अथवा बंद कर देते हैं। वो उसी पैसे से वस्तुएं खरीदने लगते हैं, ताकि बढ़ती हुई कीमतों पर जो है वो बढ़ती हुई कीमतों की होगी तब उन्हें नुकसान रहता है। इस प्रकार वो कम कीमतों पर ही वस्तुओं को खरीदकर स्टॉक करके महंगाई या जो मुद्रास्फीति है उसका असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मुद्रास्फीति बचत को हतोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि लोग जो बचत है उस बचत को वस्तुओं को खरीदकर वस्तुओं का स्टॉक करने लग जाते हैं। मूल्य स्थिरता के वातावरण में बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय उपभोक्ता होता है उसे लगता है कि वस्तु की कीमतें स्थिर है, चाहे आज खरीदो, चाहे कल खरीदो, चाहे 5 दिन बाद खरीदो, चाहे 10 दिन बाद खरीदो, कीमतें तो कैसी हैं? स्थिर है। उस समय बचत को प्रोत्साहन मिलता है, और जब बचत बढ़ती है तो आपका निवेश अपने आप ही बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में बचत हतोत्साहित होती है और लोग माल इकट्ठा करके रखने लग जाते हैं बढ़ती हुई कीमतों के कारण। ये इस प्रकार ऋणदाता पर प्रभाव बताया गया है मुद्रास्फीति का। तो यहाँ पर बचत का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बचत पर, और बचत नहीं होगी तो साथ में छोटी छोटी बचतें ही तो है निवेश का रूप लेती है। इस प्रकार ये प्रभाव इसके अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय व्यय, धन का वितरण। कि मुद्रास्फीति से राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है और धन का वितरण कैसा होता है? धन का वितरण समान होता है या असमान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय आय व्यय, धन का वितरण। राष्ट्रीय आय व्यय धन के वितरण पर प्रभाव। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो मुद्रास्फीति धन की असमानता को बढ़ाती है। इसमें धनी वर्ग अधिक धनी हो जाता है और निर्धन वर्ग और निर्धन हो जाते हैं। क्योंकि मुद्रास्फीति के समय जो उद्यमकर्ता होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जो निवेशकर्ता होते हैं, वह व्यापारी अपनी आमदनी को बढ़ाने में तो समर्थ
समर्थ हो जाते हैं, बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनके लाभ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो निर्धन वर्ग है, वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, और जब वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण वस्तुओं का उपभोग भी कम मात्रा में कर पाते हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है वस्तुओं का उपभोग कम करने के कारण। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण लोग वास्तविक संपत्ति, मकान हो गया, जेवर हो गए, इनमें खरीदने में अधिक रुचि लगाने लगते हैं, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू कम होती चली जा रही है। जो चीज़ 100 रुपये में आ रही थी, अब वही चीज़ 120 में, 130 में, 150 में, 200 में, ऐसे करते कीमतें बढ़ती जाएगी। तो लोग मुद्रा को अपने पास कैश ना रख के उसको संपत्तियों में परिवर्तित करने की सोचते हैं। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में जो है कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्योंकि उत्पादक जो करता है वो उत्पादनकर्ता निवेश पर कम ध्यान देता है। कम ध्यान वो इसलिए देता है क्योंकि कीमतें जब बढ़ेगी तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की मांग जब कम होगी तो लोगों को लाभ भी कम होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति का धन के वितरण पर और राष्ट्रीय आय पर जो है गलत इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। धन का वितरण असमान होता जाता है। धनी और जो अमीर लोग और जो गरीब लोग हैं, उनके मध्य ये खाई लगातार बढ़ती चली जाती है। धनी अधिक धनी और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। इसका इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका विदेशी व्यापार। मुद्रास्फीति व विदेशी व्यापार कि मुद्रास्फीति का विदेशी व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरे देश पर या दूसरे देश से जो हम व्यापार करते हैं, जिसको ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। जब दो देशों के मध्य जो व्यापार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार, आप कुछ भी कह लीजिए, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। तो मुद्रास्फीति के कारण एक देश की विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ती है। अगर हमारी वस्तु की कीमत दूसरे देश की तुलना की अपेक्षा ज़्यादा है तो हमारी वस्तुएं जो है निर्यात नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा वस्तु में जब वस्तुएं निर्यात नहीं हो पाएगी तो हमारे उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे या खत्म होते चले जाते हैं। तो आयात बढ़ने लगते हैं, निर्यात कम होने लगते हैं। आयात कब बढ़ेंगे? जब हमारे देश में तो मुद्रास्फीति है और दूसरे देश में वस्तुओं की कीमतें कैसी है, स्थिर है, तभी हमारे आयात बढ़ेंगे और निर्यात हमारे कम हो जाते हैं। इससे व्यापार का घाटा बढ़ता है। व्यापार घाटा कैसे बढ़ेगा? जब आपके आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, और जब व्यापार घाटा बढ़ता है तो देश की विनिमय दर का ह्रास होने लगता है, और हमें अपने विनिमय दर को सही करने के लिए अवमूल्यन की नीति को अपनाकर हमारे मुद्रा की वैल्यू को कम करके हमें निर्यात बढ़ाने का प्रयास भी कभी कभी करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण हमारे देश की मुद्रा की मूल्य में गिरावट आ जाती है, और गिरावट आने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब व्यापार घाटा के पक्ष में होता है तो भुगतान संतुलन भी असंतुलन में बदल जाता है, और इससे विदेशी ऋणग्रस्तता की समस्याएं भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब हमें जो है विदेशों से भी ऋण लेना पड़ता है। घरेलू ऋणों से हमारा इतना काम नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे निर्यात कम और आयात ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति से विदेशी व्यापार पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रास्फीति व बजट घाटा कि बजट घाटे पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मुद्रास्फीति व बजट घाटा, यह आपका मुद्रास्फीति के परिणामों के अंतर्गत नेक्स्ट परिणाम है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति का बजट घाटे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन दोनों का चोली दामन का संबंध माना गया है, मुद्रास्फीति और बजट घाटे का, कि मुद्रास्फीति से सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो बजट घाटे के अंतर्गत पड़ता है, इसलिए इन दोनों में चोली दामन का संबंध माना गया है। मुद्रास्फीति के कारण सरकार का योजना व्यय
और गैर योजना व्यय दोनों ही बढ़ जाते हैं। सरकार के आपको व्यय बताए थे, एक तो होता है योजना व्यय, क्या होगा योजना व्यय, और एक होता है गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय में तो सरकार योजना के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करती है कि हमें शिक्षा पर इतना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य पर इतना पैसा खर्च करना है, सड़कों पर इतना पैसा करना है, बिजली पर इतना करना है, पुल पर इतना करना है, इसके अलावा विकास पर इतना पैसा खर्च करना है, देश के जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, उन पर इतना पैसा खर्च करना है। ये सारा योजना के अकॉर्डिंग खर्चा होता है। गैर योजनागत व्यय वह व्यय कहलाता है जो कि बिना योजना के ही पैसा खर्च किया जाता है, जिसकी पहले से हमने योजना ही नहीं बनाई थी, जिसका हमने बजट ही नहीं बनाया, उसके बिना योजना के ही जो पैसा खर्च किया जाता है वो गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। जैसे कि देश में अचानक से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, महामारी फैल गई, जैसे अभी बात करते हैं कोरोना महामारी फैली, जिसके अंतर्गत देश की सरकार ने गरीब वर्गों के लिए कितनी मात्रा में जो है अनाज उनको दिया है और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है लागू की है, जिससे देश की जो आम जनता है उसके जीवन स्तर पर इतना असर ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आम जनता जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होती है, अगर उन पर असर पड़ा तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो हिलने डुलने लग जाएगी। इस प्रकार सरकार जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत भी खर्चा जब ज़्यादा कर देती है तो उसका आय तो है कम और उसकी व्यय होता है ज़्यादा। अब जब आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होता है तो हमारा जो घाटा होता है वो घाटा कैसा होता है? बजट का घाटा ऊंचा होता है, बजट का घाटा ऊंचा कब? जब आय से ज्यादा क्या होगा? व्यय होगा। अब सरकार इस बढ़ते हुए व्यय के लिए या बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है। वो रिजर्व बैंक से मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता होती है और वो रिजर्व बैंक से उधार लेता है। इससे अर्थव्यवस्था में और ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास और ज्यादा मात्रा में पैसा आने लग जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से बजट घाटा और बजट घाटे से वापस मुद्रास्फीति का जो दुष्चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार ये इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये देखो आपकी मुद्रास्फीति स्टार्ट हुई, इससे हमारा बजट घाटे का हो गया और इसके लिए वापस मुद्रास्फीति बढ़ गई। या आप इसको इस प्रकार से भी दे सकते हो, मुद्रास्फीति से बजट घाटा हुआ और बजट घाटे से वापस मुद्रास्फीति हुई। इस चक्र को ऐसे ना बना के आप ऐसे बना सकते हो, मुद्रास्फीति के कारण हमारा जो बजट है वो कैसा बना? वो बजट बना घाटे का। कैसा बना? बजट घाटे का। और बजट घाटा हुआ यानी व्यय ज्यादा हुआ है आय से, तो वापस मुद्रा की पूर्ति बढ़ी और मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो अर्थव्यवस्था में और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये दुष्चक्र चलता रहता है। ये आप बना सकते हो और आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बन सकता है। यहाँ मुद्रास्फीति कर सकते हो, इसके बाद ये आपका बजट घाटा हो गया और ये बजट घाटे से वापस मुद्रास्फीति हो गई। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। एरो के द्वारा बताना है या चक्र के द्वारा बताना है, इस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के असंतुलन उत्पन्न करती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के असंतुलन भी उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के असंतुलन उत्पन्न करती है। कौन? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति
प्रकार के असंतुलन उत्पन्न करती है। ये आपका परिणामों के अंतर्गत लास्ट पॉइंट है। इन सब पर तो इफेक्ट पड़ता ही है। इसके अलावा समाज में और भी बहुत सारे असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं मुद्रास्फीति के कारण। आय की असमानता बढ़ने से धनिक वर्ग के लिए जो है विलासिता व आराम की वस्तुएं अधिक मात्रा में बनाई जाती है, क्योंकि जो धनी वर्ग होता है उसके पास पैसा काफी मात्रा में होता है और वो विलासिता और आरामदायक वस्तुओं की मांग ज्यादा करता है। और जो उत्पादनकर्ता होता है वो उत्पादनकर्ता किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा? वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसकी अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होती है, क्योंकि उसका लाभ तभी होता है। हमारे उत्पादन के साधन कैसे हैं? सीमित हैं। अब जब अधिकतर साधन आरामदायक वस्तुओं पर या विलासिता की वस्तुओं पर लगाए जाएंगे तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उन अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति और कम हो जाएगी साधन के कम होने के कारण। अब जब अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी तो उसकी कीमतें और बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएगी तो इसका भार जो है ज्यादातर निर्धन वर्ग पर पड़ेगा और निर्धन वर्ग की क्रय शक्ति और ज्यादा कम हो जाती है। इस प्रकार जो है अनिवार्य वस्तुओं पर उत्पादन के साधन जो है हटकर आरामदायक या विलासिता की वस्तुओं की तरफ जाने लगेंगे, जिससे अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर देती है, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न कर देती है अर्थव्यवस्था में, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है जिनको ठीक करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार जो मुद्रास्फीति है उस मुद्रास्फीति को कई सिरों वाला दैत्य माना गया है। कई सिरों वाला दैत्य इसलिए माना गया है कि जैसे आपकी ये मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति के कई स्तर हैं। कई स्तर का मतलब होता है ये अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिसलिए इसको कई सिरों वाला कहा गया है। इसके अंतर्गत आपका उपभोग पर, जीवन स्तर पर, ऋणदाता और ऋणी पर, धन के वितरण पर और साथ में विदेशी व्यापार पर, बजट घाटे पर और बहुत सारे असंतुलन उत्पन्न करती है, इसलिए इसे कई सिरों वाला दैत्य कहा गया है। यह न केवल आर्थिक दुष्परिणाम ही उत्पन्न करती है बल्कि संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक तंत्र को भी झकझोर डालती है, उसको भी हिला देती है। इसलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम जो है इन मुद्रास्फीति के परिणामों का यहीं पर अध्ययन खत्म करते हैं। ये आपका मुद्रास्फीति के परिणाम यही हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुद्रास्फीति को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो मुद्रास्फीति है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में इतना असंतुलन उत्पन्न कर देती है, इतना जो है नकारात्मक इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। उसके अंतर्गत अपनाए जाने वाले उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सरकार और रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के द्वारा और सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय अपनाकर किस प्रकार से इस गंभीर समस्या को दूर किया जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मुद्रास्फीति कई दैत्यों जो कई सिरों वाला दैत्य माना गया है, मुद्रास्फीति को कई सिरों वाला दैत्य माना गया है, कारण से स्पष्ट कीजिए और उसको दूर करने के उपाय भी बताइए। तो कई सिरों वाले दैत्य के रूप में अगर हम बात करते हैं तो आपको मुद्रास्फीति की परिभाषा, साथ में उसके कारण, उसके परिणाम और उसके उपाय के अंतर्गत इसका हल आएगा। आज इतना ही। थैंक यू।